बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नूरुल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर है। जनरल फैज़ हमीद हाजिर हो। आवाज़ लग गई। बड़ी मुद्दत से सुन रहे थे ये बातें कि आएंगे, अदालत में बुलाएंगे, इंसाफ के कटहरे में खड़े करेंगे, एहतसाब होगा। कुछ भी नहीं हो रहा था। लेकिन वो कहते ना कि एक शख्स तब्दीली लाता है, तो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के आने से वो तब्दीली आई है और फैज़ हमीद साहब को बुला लिया गया है अदालत में। अब देखते हैं कि वो अदालत में आते हैं या भागते हैं और कब तक भाग सकते हैं। और अब जब अदालत में आएंगे तो फिर और कौन कौन आएगा, क्योंकि बाजवा की एंट्री इस केस में फैज़ हमीद के साथ मशरूत है। वो कैसे बुलाएंगे? और दूसरी तरफ इलेक्शन कोई नहीं। इलेक्शन कब होंगे? क्या मई में इलेक्शन हो जाएंगे? 8 फरवरी के लिए सिर्फ एक ऑप्शन रह गई है कि चीफ जस्टिस खुद डंडा लेके खड़े हो जाए कि कराओ जी, और कोई चक्कर नहीं है। तो वो तो नहीं हो रहे। तो क्या मई में इस साल होंगे या अगले साल मार्च में, यानी 2025 मार्च में इलेक्शन होंगे? कब होंगे? और दूसरी तरफ जनाब हमारे आर्मी चीफ अमेरिका गए हुए हैं और भरपूर दौरा है उनका, एक भरपूर भी बड़ा लंबा चौड़ा दौरा है जिसमें उनका लहजा बदल गया है। लोग कह रहे हैं उनका लहजा बदला हुआ है। वो लहजा क्या बदला हुआ है और क्या इस दौरे का और सारी एक्टिविटीज़ का इसराइल को तस्लीम करने से भी कोई ताल्लुक़ है? लेकिन वक्त गलत है, टाइमिंग ठीक नहीं है। इन सारी चीज़ों पे आपके साथ बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले जनरल फैज़ हमीद हाजिर हो। फैसला हो गया कि जनाब उसने हाजिर होना है, पेश होना है। वो फैज़ हमीद, वो याद है ना वो कब पकड़ा हुआ था, वो उससे और पीछे चले जाएं, अफ़गानिस्तान वाला जो है ना, काबुल वाला, अच्छा उससे पीछे चले जाएं तो जनाब हमारी मेहनत ज़ाया हो रही थी और पता नहीं क्या क्या हो रहा था, कैसे कैसे चीज़ें चल रही थी, किसको उठा लो, किसको गायब कर दो, किसको भोंडे तरीके से उठाया था तो आर्मी चीफ ने वापस करा दिया। लोगों के घरों पे छापे पड़ रहे थे, अगवा बराए तावान हो रहा था, सारा कुछ चल रहा था। हुकूमतें गिराई जा रही थी, बनाई जा रही थी, पीरों फ़कीरों को अपने हिसाब से चलाया जा रहा था, पिंकी पीरनी के ज़रिए चीज़ें फीड हो रही थी, धरने में लोगों को ला कर पता नहीं क्या क्या कुछ हो रहा था। वो केसेस भी आने हैं, अभी तो धरने वाला केस भी है ना। लेकिन बहरहाल उनकी पहली एंट्री अदालत ने कॉल कर ली है, उनको नोटिस चला गया है और अब उनकी पेशी होगी और उन्हें बताना पड़ेगा कि वो क्या कर रहे थे और क्यों कर रहे थे, क्योंकि बातें बड़ी क्लियर हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है और वहाँ पे यही आ रहा है कि बेनिफिशरी कौन था। जब उन्होंने कहा कि इलेक्शन का रिजल्ट असल में तो था ना मसला, तो उनका किसको उतार के किसको लाना था, यानी खान साहब भी नहीं बचेंगे। हर बड़े केस में जो मुजरिम हैं वो साफ नज़र आ रहे हैं। जनरल फैज़ हमीद, जनरल बाजवा और इमरान खान। बेनिफिशरी इमरान खान थे ना, वो चाहे धरने वाला केस हो, चाहे जस्टिस शौकत सिद्दीकी वाला, और अभी और बहुत सारे केसेस खुलेंगे। ये ताज़े तरीन तो छोड़ देना, ये जो होने हैं 9 मई वाला केस है और साइफर वाला केस है, ये तो अपनी जगह हैं सो हैं। पुराने वालों में भी मुजरिम यही 3 निकलने हैं। लेकिन बड़ी बात ये होने जा रही है कि हमारे मुल्क में जहाँ, और जनरल फैज़ हमीद अकेले नहीं है, उनके साथ ब्रिगेडियर इरफान रामी हैं, उस वक्त के रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट और उस वक्त के चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अनवर कासी, इन सबको नोटिस हो गए हैं। अच्छा वैसे तो नाम अब बाजवा साहब का भी आ गया, लेकिन बराह रास्त ही ना था, तो कोई बात नहीं, आ जाएगा। क्योंकि फैज़ हमीद ने यही बताना ना कि बॉस कह रहे थे, तो बॉस के कहने पर अगर हो रहा था तो बॉस भी आ जाए। और अगर बॉस आके कहें कि नहीं मेरे कहने के बगैर हो रहा था, तो एक तो फैज़ हमीद तो फंसे गई। वैसे बॉस की भी जो है ना अहलियत पे, काबिलियत पे एक सवालिया निशान आ जाएगा कि किस चीज़ का बॉस, उसको पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है। आर्मी चीफ को ये ना पता हो कि उसका एक सबॉर्डिनेट डायरेक्ट इमीडिएट और इतनी अहम पोस्ट वाला DGISI वो क्या करता फिर रहा था, किसी को पता ही नहीं था। या DGC उससे पहले जो था, जब की पोस्ट पे थे बाजवा वो फैज़ हमीद साहब, तो क्या गुल खिला रहे थे। और सारी बातें छोड़ दे, एंड पे तो ये सारी बातें पता थी। वो अगवा होने वालों को, भोंडे तरीके से अगवा होने वालों को जब छुड़वाते थे बाजवा साहब, तो उन्हें पता था कि फैज़ हमीद साहब लोगों को अगवा कर रहे हैं। वो जब टॉप सिटी वाले लोगों के घरों पर डकैती हुई, लूटमार हुई और उनसे पैसे लिए गए, तो बाजवा साहब को पता था कि अगवा बराए तावान कौन कर रहा है। तो ना बॉस ने बचना है, ना बॉस के सबॉर्डिनेट ने बचना है। और ज़रूरत किस चीज़ की थी? वैसे तो ये ज़्यादा अच्छा होता कि अगर ये पार्लियामेंट के ज़रिए और कोई सियासी हुकूमत इस पर एक्शन लेती, लेकिन चले अनफॉर्चुनेटली अभी हमारी सियासी हुकूमतें इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हुई हैं अभी तक। मैं उस साइड के एंगल को मान लेता हूँ, वो उनके आर्ग्यूमेंट को अगर मैं मान लूँ
तो चलें, एक स्ट्रॉन्ग आदमी आ गया ना, वो है काजी फाइज ईसा साहब, और उनके आने से ये सारी तब्दीली आ रही है। वो धरना केस लेके चले और इसमें उन्होंने मतलब एक तरह से खींच तान के लाए हैं। और कहा जनाब बताएं, जिसका नाम लेते हैं, जिसके बारे में आप लिखते हैं कि जिस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, उसका नाम लेना, उसको फ्रीक बनाएं। तो ये उनके कहने पे फ्रीक बने हैं, और अब जब फ्रीक बन गए हैं तो फिर देखें फ्रीक से तफरीक भी हो जाती है, फिर पता नहीं क्या क्या तफरीक होनी है, तो ये तो चलेगी। और जब हम काजी फाइज ईसा साहब की बात करते हैं तो एक और बड़ा ही अहम पहलू जो है हमारे इलेक्शन, वो अब डिपेंड कर रहे हैं काजी फाइज ईसा साहब पे, क्योंकि 8 फरवरी का इलेक्शन जो है वो तो समझे गया, वो कहते थे ना प्रोग्राम तो बढ़ गया, तो 8 फरवरी वाला इलेक्शन तो आप समझे बढ़ गया, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट ने आरओज़ और डीआरओज़ पे जो ऑब्जेक्शन लगा के उसको पेंडिंग कराया है, उनके सारी इंतखाबी जो सरगर्मी रुक गई है, बकौल इलेक्शन कमीशन के इंतखाबी सरगर्मी रुक गई है, और असल में तो उनकी ट्रेनिंग रुक गई ना। तो जो आज और कल 2 दिन थे आखिरी, जिसमें इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान करना था, लेकिन इस लाहौर हाई कोर्ट ने 18 तारीख को अब उसकी दोबारा हेयरिंग करनी है। इस केस की लार्जर बेंच बना दिया, वो चीफ जस्टिस को भिजवा दिया था, तो एक लार्जर बेंच बन गया। वो लार्जर बेंच 18 तारीख को हेयरिंग करेगा, और 18 तारीख को अगर हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि अदालत कह के जी बस यूँ कर दें, तो 8 फरवरी को इलेक्शन नहीं हो सकते। 18 तारीख की हेयरिंग का मतलब है 8 फरवरी का इलेक्शन गॉन विद द विंड, जो भी हो गया, ठीक है, वो तो चला गया। अच्छा, अब इलेक्शन होगा कब? 2-3 ऑप्शन हैं। कुछ दोस्तों का तो ख्याल है, जो मैं पहले से सुनता था, जिसकी वजह से मैं अक्सर कहता था कि इलेक्शन होते मुझे नज़र नहीं आते, उनका ख्याल ये था कि अगले साल, यानी 2024 इलेक्शन का साल नहीं है, 2025 में इलेक्शन होगा, और अगर जल्दी हुआ तो मार्च में कर लें, चलें, वैसे उससे आगे भी जा सकता है। अच्छा चलें, ये एक अलग सीन था। अब जो दोस्त हैं कुछ, वो कहते हैं कि नहीं, ये बस 2-3 महीने की बात है, और मई में इलेक्शन हो जाएगा, और बजट अगली हुकूमत के आने पर ही मतलब अनाउंस होगा, तो मई में इलेक्शन हो जाएगा। अच्छा, मई में वैसे ही नहीं सूट करता, बजट बनाना होता है, काम हो रहा होता है, किसने डील करना है, किस बेसिस पे बनना है, क्या पॉलिसी होनी है। अगरचे पॉलिसी अब बनाने वाले बैठे हुए हैं ना, वो बना लेंगे, पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने भी अपना सिर्फ चेहरा ही दिखाना है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मुश्किल लगता है। तो कुछ दोस्तों का ख्याल है मई में हो जाएगा। और एक ऑप्शन और है। वैसे तो आसिफ जरदारी साहब ने 10-15 दिन कहे थे। अच्छा, बंदा पूछे उन्हें कहाँ से इल्हाम हुआ था। एक चीज़ें सेट पैटर्न पे जा रही थी, इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस किया हुआ था 8 फरवरी, कोई हर्डल नहीं थी, उसके मुताबिक काम हो रहा था। डीआरओज़ की वो हो गई थी, अपॉइंटमेंट हो गई थी, उनकी ट्रेनिंग शुरू होने वाली थी। ये आसिफ जरदारी साहब को बताया किसने था कि 10-15 दिन लेट होना है? कोई बंदा पूछे तो सही उनसे। बहरहाल उन्होंने फरमा दिया और वो लटक गया। तो अब एक ही सूरत हाल रह गई है कि काजी फाइज ईसा साहब डंडा लेके खड़े हो जाए। वैसे उन्होंने आज एक कार्रवाई डाल दी है, एक बड़ी कार्रवाई जो हुई है वो उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात की है, और उसकी तफसीलात अभी नहीं आई, लेकिन बाहर ज़ाहिर बहुत सी बातें हुई होंगी। तो उसमें कुछ ऑप्शंस बनती हैं कि इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पे एक दरख्वास्त दे काजी फाइज ईसा साहब को, काजी फाइज ईसा साहब उसमें हाई कोर्ट के ऑर्डर को उड़ा दें और कहें जी बस ठीक है यही होना है, और करें, शुरू करें काम, और इलेक्शन कमीशन जो है इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान कर दे और 8 फरवरी के लिए इलेक्शन हो जाए। बड़ा सिंपल सा, मतलब एक ये वाहिद हल रह गया। अच्छा, लेकिन उसमें आप एक अहम बात देखें, पीटीआई के जो फन्ने खान बने हुए हैं, वो बैरिस्टर गौहर और बाकी लोग भी, उन्होंने कहा जी हम रिट वापस ले लेंगे। आज फ्राइडे का दिन गुजर गया, रिट नहीं वापस हुई, कोई चक्कर नहीं है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से पहले बयान आया, बल्कि उनका एक ही बयान है। वैसे बातें हो रही थी कि वो जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, लेकिन वो भी सारा दिन गुजर गया, सुप्रीम कोर्ट में नहीं गए। उनके पास ऑप्शन है वो जाने की, मैं बार बार कह रहा हूँ, सिर्फ यही एक ऑप्शन रह गई है। पीपल्स पार्टी एक स्टेक होल्डर है, वन ऑफ द बड़ी पार्टी है, वो नहीं गए सुप्रीम कोर्ट। आज का पूरा दिन था ना, कल एक एक्टिविटी हो गई थी, एक अनाउंसमेंट हो गई थी, अदालत में चले जाते, सुप्रीम कोर्ट में चले जाते। नून लीग उससे भी बड़ी स्टेक होल्डर जो ये क्लेम कर रहे हैं कि वो हुकूमत बनाने जा रहे हैं, सबसे पावरफुल पार्टी है, सबसे स्ट्रॉन्ग पार्टी है, सबसे ज़्यादा सीटें वो जीतने की पोजीशन में है, सुप्रीम कोर्ट नहीं गए आज कि सर ये पकड़ें, इसको क्यों रोक रहे हैं, ये क्यों, क्या प्रॉब्लम है, इलेक्शन कराएं, कह देते ना तो हो जाना था इलेक्शन। अच्छा, नहीं गए। मौलाना फजलुर रहमान साहब या कोई नहीं गया है, किसी को टेंशन नहीं है। टेंशन सिर्फ एक बंदे को है और उसका नाम है काजी फाइज ईसा, जिन्होंने इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात की है। खैर, हमने भी सोचा हुआ है कि सारा कुछ उसी बंदे पे छोड़ देना, उसी ने करना है। तो लेट्स सी क्या होता है। ऑप्शंस बहुत सारी हैं।
8 फरवरी अगर काजी साहब स्टैंड लें तो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी था कोई, अदरवाइज़ कुछ दिन जो उन्होंने आसिफ जरदारी साहब ने कहते हैं उसकी वजह समझ नहीं आती कि कुछ दिनों में क्या हो जाएगा। और दूसरा फिर वो दोस्त जो कहते हैं कि मई में हो जाएंगे, और तीसरा फिर वो दोस्त जो कहते हैं कि इस साल नहीं होंगे अगले साल, इलेक्शन अब नहीं होगा, ये कुछ दिन बाद में होगा। अच्छा चलें, ये ऑप्शन भी है, तो ये सारी चीज़ें हो जाएगी। लेकिन बड़ी अहम बात यह है कि आर्मी चीफ़ पाकिस्तान में नहीं है, आर्मी चीफ़ कहाँ है, वो अमेरिका गए हुए हैं, और अपनी पूरी टीम के साथ, ख़ास बंदे जो है ना, टीम मतलब आप समझ जाए ना, फिर बड़े बड़े लोग जो है DGISI भी हैं और भी बड़े बड़े लोग जो हैं वो अमेरिका में उनके साथ, और लंबा सारा टूर है जिसकी कोई अनाउंसमेंट नहीं है हमारे पास कि कब आना है उन्होंने, मतलब ज़ाहिर आम लोगों के लिए, पब्लिक के लिए ऐसी कोई अनाउंसमेंट नहीं है। गुज़श्ता रात उन्होंने एक तकरीब से ख़िताब किया, और उस तकरीब में उनका जो वैसे तो ट्रेडिशनल है, उन्होंने बिजनेसमैन कम्युनिटी से ख़िताब किया और उन्होंने कहा कि आ जाएं पाकिस्तान, आ जाएं, आके इन्वेस्टमेंट करें। अच्छा मुझे समझ नहीं आती। और अच्छा हाँ, जो ख़बर आई है वहाँ पे कुछ जो लोग मौजूद थे उनका कहना ये है कि वो आर्मी चीफ़ का ख़िताब नहीं था, वो लहजा आर्मी चीफ़ वाला नहीं था, वो प्राइम मिनिस्टर वाला था। तो भाई प्राइम मिनिस्टर वाला क्यों ना हो, जब सारे काम उन्होंने करने हैं, वहाँ की पॉलिटिकल लीडरशिप से उन्होंने मिलना है, वहाँ के मिलिट्री लीडरशिप से उन्होंने मिलना है, लीडरशिप ही कह लें चले। अच्छा वहाँ पे मौजूद बिजनेसमैन से उन्होंने मिलना है। अच्छा इन्वेस्टमेंट के लिए लोगों को उन्होंने कन्विंस करना है, बाकी चीज़ें भी सारी वही कर रहे हैं, तो फिर ठीक है, फिर प्राइम मिनिस्टर वाला भी लहजा होगा। सिर्फ एक इशू आ रहा है, इसराइल को तस्लीम करना। क्या हम इसराइल को तस्लीम करने जा रहे हैं? वज़ीर आज़म साहब के बयान से तो यही लगा कि हम इसराइल को तस्लीम करने जा रहे हैं। अच्छा एक आम हालात में इस बात पे कंसिडर किया जा सकता था, इस पे डिबेट हो सकती थी, इस पे कौमी इत्तेफाक राय वो डेवलप किया जा सकता है। पार्लियामेंट बेस्ट फोरम होता है जब अवाम की मुंतखब हुकूमत और अवाम की मुंतखब पार्लियामेंट मौजूद हो, वहाँ पर ये बात हो सकती है। लेकिन मेरे ख्याल में ये टाइमिंग ठीक नहीं है। इससे पहले भी कई दफ़ा कोशिश हुई है, मतलब मैं इसमें कोई वो नहीं ले रहा, मैं इसको हमायत भी नहीं कर रहा इसको तस्लीम करने की, ना इसकी मुखालफत इसलिए नहीं कर रहा कि ये पार्लियामेंट में किसी टाइम पर इस पर बात होनी चाहिए, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसानात हैं, हमारा क्या रोल होगा। इस वक्त जब फ़लस्तीन में एक जुल्म और सितम का बाज़ार गर्म किया हुआ है, मतलब वो जुल्म की एक ऐसी दास्तान लिखी जा रही है, एक जेनोसाइड हमारे सामने हो रहा है यार, हमारे सामने लोगों को मारा जा रहा है, वो मासूम बच्चे स्कूलों में हैं, उसको स्नाइपर्स मार रहे हैं। मैं क्या कहूँ, बहुत ही जुल्म है, बस मैं इतना सा कह सकता हूँ। वो जब मासूम बच्चे या कोई बेबस माँ जब दुहाई देती है, नहीं मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं सिर्फ इतना सा कहूँगा कि ये टाइमिंग गलत है, इस वक्त पे ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। लेकिन अरबाब इख्तियार हैं, अरबाब इक़्तिदार हैं, फ़ैसले उन्होंने करने हैं। अगर कोई स्टैंड ले सका तो हमारी सियासी जमातें होंगी, जो कि अभी तो नहीं नज़र आ रहा। मतलब इसमें भी क्या मैं फिर काजी फ़ाइज़ ईसा से उम्मीदें लगाऊं कि उन्होंने कुछ करना है? उन्होंने तो नहीं करना ना, ये काम उनका नहीं है, ये सियासी जमातों का काम है, वो इस पर स्टैंड लें। और ठीक है, कायद आज़म की जो बातें हैं वो कोई हरफ़ आखिर नहीं है उनके, हम बाकी सारी बातें कौन सा कायद आज़म की मानते हैं, लेकिन ये वक्त ठीक नहीं है जबकि पूरी दुनिया में इस पर एहतजाज हो रहा है। मतलब वो क्या खूबसूरत बातें हैं। अभी वो आज की जो खबर थी कि ऑस्ट्रेलवी जो बल्लेबाज है उस्मान ख्वाजा, उसने स्याह पट्टी बांधी हुई है मैच के दौरान एहतजाज करने के लिए, फ़लस्तीनियों के लिए। उसने कुछ और वो शूज़ और कुछ चीज़ें पहनने की कोशिश की थी, उसको इजाज़त नहीं मिली तो ये काली पट्टी बांध कर वो मैच खेल रहा है, वो एहतजाज कर रहा है। फिर पूमा एक बड़ी कंपनी है जो स्पोर्ट्स गुड्स बनाती है, उन्होंने इसराइल की फ़ुटबॉल टीम के लिए वो जो सामान बना रहे थे उससे इनकार कर दिया, उनका जी हम नहीं बना के दे रहे। मतलब एहतजाज का तरीका सारी दुनिया में हो रहा है, और हम इस मौके पर अगर ये बात लेकर बैठ गए हैं कि हमने इसराइल को तस्लीम करना है, मैं फिर दोहराऊँगा टाइमिंग गलत है। वज़ीर आज़म साहब ये बहुत गलत टाइमिंग है, इस वक्त ना सोचिएगा, फिर कभी कर लेंगे, ये चीज़ें चलती रहेंगी। इस वक्त और बड़े मसाइल हैं, उनको देखें और पॉलिटिकल चीज़ों की तरफ आएँ। इलेक्शन कैसे होना है नहीं होना, उसका क्या रास्ता बना है, बहुत सारी बातें हमारे सामने। फ़लस्तीन वाले मामले को फ़िलहाल इसराइल को छोड़ दें, इस वक्त तो हमें क्लियर कट साफ खड़े होना चाहिए कि हम फ़लस्तीन के साथ हैं, क्योंकि हम जुल्म के ख़िलाफ़ हैं और वहाँ पे जुल्म हो रहा है, और इस पर कोई दूसरी राय नहीं है, पूरी दुनिया मानती है। हाँ हुकूमतें नहीं मानती, अमेरिका ने उसको वीटो कर दिया, वो सीज़ फायर नहीं होने दे रहा। ठीक है, अमेरिका ने वो पहले भी तो बहुत से जुल्म किए हैं, ये तो इसराइल कर रहा है। वो इराक़ पे जो बमबारी की थी, अफ़गानिस्तान पे जो की थी बग़ैर किसी वजह के, इराक़ वाली तो साबित होगी ना बाद में, तो इससे ज़्यादा जुल्म और क्या हो सकते थे। फिर अब वही जुल्म चल रहा है, तो हमें हक़ के साथ
या हमें मज़लूम के साथ खड़ा होना है, हमें जालिम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी है। तो उम्मीद करते हैं कि चीज़ें कुछ बेहतर हो जाएंगी, चीज़ें सही रास्ते पे चलें और पाकिस्तान को भी लोग ये कहें कि वो कम से कम राइट साइड पे, तारीख़ के राइट साइड पर खड़े थे। शुक्रिया।